तब कैसे हैं आप? आशा है कि अच्छे होंगे। और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक नए वीडियो में बात करेंगे अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षांश क्या होता है। ठीक है, तो ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियां अक्षांश होती हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में ग्लोब पर मापी गई जो है कोणीय दूरियां जो है वो अक्षांश कहलाती हैं। ठीक है, अक्षांश क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण की तरफ ग्लोब पर या मानचित्र पर मापी गई कोणीय दूरियां ही अक्षांश कहलाती हैं। ठीक, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो वे काल्पनिक रेखाएं या काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहलाता है। ठीक है, यानी ये जितने भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वे काल्पनिक होती हैं। वे क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा, ये मध्य वाली रेखा जो होती है विषुवत रेखा होती है। पूरब से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस डायग्राम पर। थोड़ा सा इस डायग्राम को समझिएगा। ये जो मध्य में रेखा गई है, इस मध्य रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है, जो 0 डिग्री अक्षांश पर है। इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे हम लोग विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब इसके नीचे अगर हम उतरते हैं तो ये निचला वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, जिसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। और इससे ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये इसे हम लोग उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। ठीक है, इससे नीचे जब हम उतरते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पैरेलल लाइंस यानी समानांतर रेखाएं खींची गई हैं। 23 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 23 से ही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं 66.5 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिका वृत्त या अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से उत्तरी अक्षांश में 66 से 1/2 डिग्री को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर एक बिंदु और एक यहाँ पर अगर बिंदु लेते हैं तो इस बिंदु को हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव कहते हैं, एकदम ऊपर वाला भाग, उत्तर वाला भाग। ठीक है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी ने। और उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर, उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर एक स्टार यानी तारा दिखाई देता है, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा कहाँ दिखाई देता है? उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर, यानी उत्तरी ध्रुव ठीक 90 अंश के कोण पर जो तारा दिखाई देता है वही हमारा ध्रुव तारा होता है। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि उत्तरी ध्रुव किस गोलार्ध में दिखाई देता है, ध्रुव तारा किस गोलार्ध में दिखाई देता है। ध्रुव तारा जो है किस गोलार्ध में दिखाई देता है, तो वह उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। ठीक है, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। और उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है, ये वाला जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है एमरडसन ने किया था। ठीक है, एमरडसन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
इसमें बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कर्क रेखा कहते हैं। 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो मकर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के ठीक ऊपर उत्तरी उपोष्ण कटिबंध कहलाता है, और भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के ठीक नीचे वाले भाग पे दक्षिणी उष्ण कटिबंध मिलता है। ठीक, अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, 30 से 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 30 से 35 डिग्री अक्षांश दक्षिणी, ये जो दोनों होते हैं 30 से 35 उत्तरी तथा 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं। इस अक्षांश को कहेंगे हम लोग अश्व अक्षांश कहते हैं। ये भी हमारा अश्व अक्षांश कहलाएगा। ये 30 और इधर है 35, इधर भी ये 30 और ये 35। ठीक है, इसके मध्य जो है वह वहाँ पर जो वायु पेटी होती है वह अश्व अक्षांश के मध्य आती है। यहाँ उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी मिलती है। यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी मिलती है। इसी कारण यहाँ पर प्रति चक्रवात बहुत देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्रति चक्रवात देखने को बहुत ज़्यादा आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग कि अगर भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर एक थ्योरी मैं आपको देता हूँ, उस थ्योरी को ध्यान से सुनिएगा। ये अगर इसको हम लोग पकड़ के जाते हैं और इसको एक बिंदु मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वह अक्षांशों की कुल संख्या जो है 89 होती है। कितनी होती है? 89 होती है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अगर इसको भी एक बिंदु माना जाता है तो यहाँ भी अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? 89 हो जाती है। ठीक, अगर इसको हम प्लस करते हैं, मतलब इसको छोड़कर है भूमध्य रेखा को छोड़कर है 89 और भूमध्य रेखा को छोड़कर इधर दक्षिण में 89, इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक, और इस रेखा को अगर हम प्लस इसको एक ले लेते हैं, अब इन सबको ऐड किया जाता है तो 8 8 9 9 8 18 18 1 19 1 8 8 16 1 17 179, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या निकल कर आती है 179। ये 179 अक्षांश रेखाएं कब होंगी? जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु मान लेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर एक बिंदु मान लेते हैं तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 179 होती है। लेकिन अगर आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा ही मानते हैं, जैसे ये रेखा है, उसी तरह से अगर आप एक रेखा मानते हैं, ठीक है, इसको एक आप रेखा मानते हैं, तब इस कंडीशन में जो है आपका ये इधर 90 आ जाता है और इधर 90 आ जाता है, प्लस यह 1, तो यह 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो 181 अक्षांश रेखाएं कब होंगी? जब हम जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक रेखा मानेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर एक रेखा मान लेते हैं तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाती है, 181 हो जाती है। ठीक है, और अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को एक बिंदु मान के चलते हैं तो अक्षांश रेखाओं और अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या जो होती है वह 179 होती है। तो फिर से एक सुनिएगा कि दक्षिणी तरफ इसको छोड़कर भूमध्य रेखा को छोड़कर मतलब यहाँ से अब एक काउंट अगर होगा 1 2 3 4 ऐसे काउंट अगर होगा, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 है। और इसी तरह से यहाँ अगर 1 2 3 ऐसे काउंट करके जाएं उत्तरी गोलार्ध में
तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 89 होगी। और इस रेखा को अगर हम ले लेते हैं, एक ये हो जाएगी तो ये हो जाएगा 179, ठीक है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम रेखा मान लेते हैं, इस बिंदु को मानकर रेखा मानेंगे तो 181 हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो जाता है इसमें, लेकिन एनसीईआरटी के माध्यम से अगर आप देखें तो 179 इज द राइट आंसर है, ठीक है। अब एक बात और, कभी कभी मैंने ये देखा है कि ऑप्शन में ये पूछ दिया कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, न वहाँ पर 179 दिया है, न वहाँ पर 181 दिया है, वहाँ पर दिया गया है 180। तो 180 आपका सही आंसर हो जाता है। 180 कब होता है ये भी आप देख लीजिए, जब इसको गिन कर जाते हैं, जब इसको लेकर जाते हैं, 0 से इसको लेकर जाते हैं तो इधर 90, और फिर इसको लेकर जाते हैं, टोटल गिनते हैं तो यह आपका 90, तो 90 90 180 ऐसे गिन लेता है, लेकिन एक्चुअल जो मान होगा वो होगा 179 होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 जून लिखे हैं, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए यहाँ पर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। और नॉर्वे में मध्य रात्रि को जो सूर्य है वो 21 जून को ही दिखाई देता है। नॉर्वे में, जो नॉर्वे एक देश है जो उत्तरी ध्रुव में है, उत्तरी अक्षांश में है, वहाँ पर 21 जून को जो है मध्य रात्रि में ही सूर्य दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा, ठीक, कि 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को ही नॉर्वे में मध्य रात्रि का, अर्धरात्रि का सूर्य भी दिखाई देता है। 22 दिसंबर लिखें, किसके सामने? मकर रेखा के सामने। इसका मतलब ये हो गया कि 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, मकर रेखा पर लंबवत आता है। अतः इस तिथि के दिन यानी 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में, 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च का अर्थ यह हो गया कि 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। और इस दिन जो है पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये भी पूछ लेता है। तो आते हैं उस क्वेश्चन पे। पहले एक चीज़ और आपको बता दें यहाँ पे कि दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह होती है आपका 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। यानी कोई भी दो अक्षांश होगा उसके मध्य जो दूरी होगी वो 111 किलोमीटर ही होगी। और ये समानांतर रेखाएं होती हैं तो दूरियां सब जगह एक ही जैसी होती बराबर होगी, और दो समानांतर रेखाएं जो आपस में मिलती नहीं, इसलिए सभी जगह जो है ये दूरी जो है क्या होगी 111 किलोमीटर ही होगी। ओके, अच्छा एक चीज और आप देख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न और आ जाता है। मकर रेखा से कर्क रेखा तक जब सूर्य जाता है तो उसे 182 दिन लगता है, और सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ जब आता है तो उसे 183 दिन लगता है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि परीक्षाओं में प्रायः यह पूछ लेता है कि
कर्क रेखा जो है वह किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो इसको आप नोट्स बनाकर लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, डैश देकर लिखिए। ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई कहेंगे, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, बहामस, मैक्सिको इत्यादि। ठीक है, अगर हम बात करें कि मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है तो लिखिएगा। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला पॉइंट एक और बना लीजिएगा कि विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है तो डैश देकर लिखिएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती इत्यादि। ठीक है, इन देशों से होकर गुजरती है। तो अक्षांश रेखाओं से आपके परीक्षाओं में प्राय प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं में आप कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या याद रखिएगा 179। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अच्छा, 23 से 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23 से 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, अर्थात इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, अतः इस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ से ये सब प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मैं आपको देशांतर रेखाएं और उसमें कुछ और भी पॉइंट्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आपका आंसर दे दिया जाएगा। धन्यवाद।